तो चलिए हम सीख लेते हैं स्प्लिट एसी के पीसीबी के बारे में। इस पीसीबी में क्या क्या फॉल्ट आते हैं और पीसीबी जब ख़राब होता है तो खुद से कैसे इसे रिपेयर कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्पेयर पार्ट लगे हुए हैं और किस तरह से ये पीसीबी काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे सीखते हैं हम एक एक करके। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो इस पीसीबी में मेन जो होता है ना, ये रिले होता है। अब देखिए ये रिले, अब ये रिले काम कैसे करता है और ये ख़राब कब माना जाता है, क्योंकि ना एक ये हमारे पास नया रिले है और इस रिले को भी अभी आज ही मैं चेंज किया हूँ, रिप्लेस किया हूँ। ये ख़राब रिले है। देखिए एक पॉइंट टूट गया है और 3 पॉइंट से ये आप देख सकते हैं। मैं इसको रिमूव किया हूँ, यहाँ पर चिपका हुआ है, ये देखिए दिख रहा है। अब ये काम कैसे करता है इसको समझ लीजिए। इसको सप्लाई कैसे दी जाती है, कुछ लोग हमारे दोस्त बोलते हैं कि इंडोर में सप्लाई कैसे दी जाती है। इंडोर में लाइन न्यूट्रल ए सिंगल फेस एयर कंडीशनर का ये पीसीबी है। अगर 3 फेस का पीसीबी होता है वो भी इसी तरह से होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब ये काम कैसे करता है पहले इसे हम समझ लेते हैं, फिर 3 फेस की हम बात करेंगे। पहले हम इसके स्पेयर पार्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद तब हम बात करेंगे कि काम कैसे करता है। ये वाला आप देख सकते हैं, छोटा ब्लैक कलर का 3 पीस है। यहाँ पर ये तीनों रिले है, छोटा 1 2 3 तीनों रिले है। अब ये रिले क्या काम करता है, ये रिले आप कभी भी आप स्प्लिट एसी में की बात करें अगर, तो स्प्लिट एसी में एक ब्लोअर मोटर लगा होता है। उस ब्लोअर मोटर को 3 स्पीड होता है, हाई मीडियम लो, और तीनों स्पीड को चलाने के लिए ये काम करता है। अगर आप हाई पे रखते हैं तो हाई वाला रिले काम करता है, मीडियम पे रखते हैं तो मीडियम वाला रिले काम करता है, और लो पर रखते हैं तो लो वाला रिले काम करता है। ये रिले आउटपुट सप्लाई देता है। एक न्यूट्रल सप्लाई तो पहले से होता है यहाँ पर और एक लाइन सप्लाई यहाँ से निकलता है रिले से, कोई एक रिले से, तब ये उस स्पीड पर चलता है जिस स्पीड पर हम रिमोट से रखते हैं। ये तो हो गया 3 रिले। और यहाँ पर एक जैक लगता है जो कि ब्लोअर मोटर का जैक यहाँ पे लगता है, ये आप देख सकते हैं। ये फैन और ये न्यूट्रल और लो फैन, मीडियम फैन, हाई फैन, यहाँ पर लिखा हुआ है लो मीडियम हाई। मैं सीधा करके दिखाऊं तब आप देख पाएंगे अच्छे से। यहाँ पर देखिए हाई, मीडियम, लो और न्यूट्रल और ये फ़ैन। अब इसका क्या मतलब है इसको भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 2 और रिले हैं, इसी के तरह 2 और रिले हैं, 1 2। इसका क्या काम है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 4WV लिखा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए ये रिले काम करता है। अब ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व क्या होता है, कभी भी एयर कंडीशनर को जब हम हीटिंग मोड पर चलाते हैं तो हीट पंप एक लगा होता है आउटडोर सिस्टम में, आउटडोर यूनिट में एक 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है जो कि रेफ्रिजरेंट जो रनिंग होता है उसे उल्टा कर देता है। इसलिए रूम में गर्मी होने लगती है और बाहर में ठंडा होने लगता है। कभी भी हीटिंग मोड पर जब चलाते हैं तब ये रिले काम करता है, आउटपुट सप्लाई देता है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व काम करने लगता है, चलने लगता है, तो रेफ्रिजरेंट का चाल उल्टा हो जाता है। कंप्रेसर का चाल उल्टा नहीं होता है, कभी भी ध्यान में रखिए। कुछ लोग ना, जब पहले मैंने नया स्टार्टिंग किया था, कुछ लोग बताते थे, कहते हैं कंप्रेसर उल्टा चलने लगता है। नहीं, कंप्रेसर उल्टा नहीं चलता है, कंप्रेसर अपने ही चाल पर, अपने सीधा चाल पर चलता है। कंप्रेसर कैसे उल्टा चलेगा, कंप्रेसर उल्टा नहीं चलता है, बल्कि ये रेफ्रिजरेंट का रास्ता बदल देता है। कैसे बदलता है उसे मैं दूसरी वीडियो में कवर करूँगा, इस वीडियो में लंबा हो जाएगा। तो ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए आउटपुट सप्लाई निकालता है, तो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व चलने लगता है और रूम में गर्मी होने लगती है। ये लिखा है ODF, ये रिले जो दूसरा वाला है ODF, आउटडोर फैन मोटर के लिए ये रिले काम करता है। आउटडोर फैन मोटर, अगर ये रिले ख़राब होगा तो आउटडोर फैन मोटर नहीं चलेगा। तो ये छोटा रिले जल्दी ख़राब नहीं होता है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये रिले मैं क्यों चेंज किया हूँ, तो ये बड़ा रिले है। अब देखिए यहाँ पर मैं रखता हूँ, ये बड़ा रिले है,
यहाँ पर देखिए ये छोटा रिले है, ये बड़ा रिले है। ये रिले कहाँ काम में आता है? एक कंप्रेसर के लिए काम में आता है। कैसे, मैं भी बताता हूँ। ये तो हो गया आउटडोर फैन मोटर का। अब ये लास्ट वाला जो है ना, ये बड़ा रिले है, ये होता है कंप्रेसर के लिए। कंप्रेसर के लिए यहाँ से जो कुछ लोग कहते हैं कमांड लाइन ना, कमांड लाइन कहते हैं कि कमांड नहीं निकाल रहा है, या फिर कंट्रोल वायर, इसी को कहते हैं कमांड लाइन। यहीं से निकलता है, वो कंप्रेसर के डायरेक्ट कॉमन पे जाता है। इनपुट सप्लाई यहाँ पर देते हैं, आउटपुट सप्लाई यहाँ से निकालते हैं। तब यही वो चीज़ है, यही वो डिवाइस है जो कि कभी कंप्रेसर को बंद कर देता है, कभी कंप्रेसर को ऑन ऑफ करता है, यानी कि ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करता है। यही वो डिवाइस है, ये रिले, इसी को रिले कहते हैं। जब रूम में ठंडक हो जाती है तो ये रिले कट कर देता है, कंप्रेसर बंद कर देता है, और उसके बाद जब फिर से रूम में गर्मी होती है तो ये रिले वापस से स्टार्ट हो जाता है और फिर से कंप्रेसर चलने लगता है। इसी तरह से ये रिले काम करता है। कैसे काम करता है अभी मैं इसको भी बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ये फ्यूज क्यों लगा होता है? कभी कभी होता है कि अगर डिवाइस, मानिए कि अगर यूनिट, इंडोर यूनिट या फिर आउटडोर यूनिट अगर ज़्यादा एम्पियर लेने लगे, ज़रूरत से ज़्यादा, मानिए कि किसी एसी का एम्पियर, हाई एम्पियर मैक्सिमम अगर 15 एम्पियर है, अगर वो 15 एम्पियर से ज़्यादा लेने लगा सिस्टम, तब ये फ्यूज़ ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, ये जल जाएगा फ्यूज़, और पूरे यूनिट को सेफ बचा देगा, यानी कि कंप्रेसर को सेफ बचा देगा, फैन मोटर को सेफ बचा देगा, आग नहीं लगेगा। यही वो फ्यूज़ है, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज़, जो कि जिसे मैक्सिमम जितना एम्पियर होता है अगर उससे ऊपर जाने लगे तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा, जल जाएगा, जिससे पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। ये जल जाने के बाद पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। और यहाँ पर दो टर्मिनल दिए गए हैं, न्यूट्रल 2, न्यूट्रल 1, N1 N2, और ये छोटे छोटे कंपोनेंट हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। ये है ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? हाई वोल्ट से लो वोल्ट में कन्वर्ट करना, ये ट्रांसफार्मर का काम होता है। जो मेन पार्ट है ना, उसी को मैं बताऊंगा, जो ज़्यादातर ख़राब होते हैं। छोटे कंपोनेंट कभी भी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है, ये छोटा कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये सब जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ट्रांसफार्मर है, हाई वोल्ट को लो वोल्ट में कन्वर्ट करता है। अब कन्वर्ट क्यों करता है, क्या ज़रूरत है लो वोल्ट का, तो अभी मैं बताऊँगा आपको। तो ये होता है। अब देखिए रिले के बारे में मैं बता दूं। यहाँ पर ये न्यू रिले है हमारे पास, जो कि आज मैं ख़रीद के लाया हूँ। दो, एक मैं रिप्लेस कर दिया हूँ, ये ख़राब हो गया था, और ये अभी नया है, एक मैं लगा दिया हूँ। तो ये रिले ख़राब क्यों हुआ था पता है? कभी कभी ऐसा होता है कि इंडोर यूनिट जब हम रिमोट से बंद कर देते हैं, उसके बाद भी कंप्रेसर डायरेक्ट चलता रहता है। उस समय इस रिले को हमें चेंज करना होता है। यही रिले यही एक डिवाइस है जो कि कंप्रेसर को डायरेक्ट कर देता है। डायरेक्ट कब हो जाता है? यहाँ पर सिंबल बना होगा, मैं दिखा दूँ आपको। नहीं, इस वाले रिले में सिंबल नहीं बना है, इसमें सिंबल बना है। मैं क्लीन करके दिखा दूँ आपको। ये अभी दिख रहा है, ये दिख रहा है अभी। ये नीचे वाला है ना, कॉइल के पॉइंट हैं, ये इसमें और इसमें कॉइल का पॉइंट है। इसमें हम सप्लाई देते हैं कितने वोल्ट का, इसके ऊपर मेंशन रहता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए 12 DC 12 वोल्ट, यहाँ पर लिखा है ना DC 12 वोल्ट। DC 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर हम देते हैं जब, तो ये रिले एक्टिवेट हो जाता है। जब 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर हम देते हैं। अब कहाँ से सप्लाई मिलता है अभी मैं इसको बताऊँगा। 12 वोल्ट DC सप्लाई देते हैं तब ये रिले एक्टिवेट हो जाता है, और यहाँ पर इनपुट सप्लाई देते हैं, और यहाँ से आउटपुट सप्लाई निकाल करके कमांड लाइन हम कंप्रेसर के कॉमन पे दे देते हैं। ये हो गया। तो यहाँ पर हम 12 वोल्ट का करंट देते हैं, तब ये रिले एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए सिंबल बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ऑन ऑफ का सिंबल बना हुआ है, इस तरह से एक उठा हुआ है, एक गिरा हुआ है। मतलब कि ये सिंबल है ना, ये किफ़ालत है। तो यहाँ पर जब हम 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं तो ये सिंबल जो उठा हुआ है ना, ये ऐसे चिपक जाता है इस तरह से। देखिए इस तरह से चिपक जाता है। तब क्या होता है, जब इनपुट सप्लाई यहाँ पर हम देते हैं तो ये आउटपुट सप्लाई यहाँ से निकल करके कंप्रेसर चलने लगता है।
और जब हम 12 वोल्ट का करंट ये हम छोड़ देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट का करंट एक बार जुड़ा है, एक बार हटा हुआ है। मतलब कि जब 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर नहीं आती है, 12 वोल्ट डीसी करंट, तो ये क्या होता है, ये इस तरह से चिपका हुआ है ना, ये छोड़ देता है ऐसे, और छोड़ देता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है और ये कंप्रेसर फिर नहीं स्टार्ट होता है। कब तक? जब तक कि ये फिर से यहाँ पर 12 वोल्ट का करंट नहीं मिलता है। 12 वोल्ट का करंट मिलेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर से ये पॉइंट चिपक जाएगा और कंप्रेसर चलने लगेगा। अब ये इसमें सप्लाई 12 वोल्ट की कहाँ से मिलती है? इसीलिए ये ट्रांसफार्मर लगाया जाता है यहाँ पर, ताकि AC वोल्ट से DC वोल्ट में कन्वर्ट हो सके। ये यहाँ पर ट्रांसफार्मर दिया जाता है। अब इसको मैं पलट करके दिखा दूँ। यहाँ पर ये प्रिंटिंग है, यहाँ पर देखिए ये। अब देखिए हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज आप कैसे पहचान सकते हैं PCB में? तो यहाँ पर हाई वोल्टेज के लिए देखिए ना, आसान सा तरीका होता है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को पहचानने का। ये हाई वोल्टेज एरिया है जो कि बड़ा बड़ा यहाँ पर है ना, यहाँ पर जो सोल्डरिंग हुआ है बड़ा बड़ा, ये मोटा मोटा सोल्डरिंग है, ये हाई वोल्टेज एरिया है। कभी भी हाथ से टच ना करें इसको। ये हाई वोल्टेज 220 का करंट यहाँ पर होता है। और ये जो छोटा छोटा प्रिंटिंग है ना, छोटा छोटा सोल्डरिंग है यहाँ पर, ये लो वोल्टेज एरिया है। इसको यही इसकी पहचान होती है। ये हाई वोल्टेज एरिया है जो बड़ा बड़ा ये है, बड़ा बड़ा सोल्डरिंग है ना, हाई वोल्टेज एरिया है। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक लो वोल्टेज एरिया है। अब देखिए इसकी सप्लाई कैसे होती है, इसको समझ लीजिए। जब हम न्यूट्रल सप्लाई, एक न्यूट्रल एक लाइन सप्लाई देते हैं तो ये PCB ऑन होता है। मतलब यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर लिखा हुआ है EN2 EN1, यानी कि ये न्यूट्रल सप्लाई आप कहीं भी दे सकते हैं, या तो यहाँ दे दें या तो यहाँ दे दें। न्यूट्रल सप्लाई जब हम दे देते हैं यहाँ पर, थैंक यू, ओके, गुड नाइट। तो यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई जब हम दे देते हैं, एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे देते हैं। अब फेज सप्लाई कहाँ पर देना है? एक फेज सप्लाई हमें देना है रिले के इनपुट में। एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ देते हैं, एक फेज सप्लाई हम रिले में देते हैं। तभी क्या होता है, PCB ऑन हो जाता है। लेकिन PCB ऑन हो जाता है, लेकिन आउटपुट सप्लाई फिर भी यहाँ से नहीं निकालता है। कब तक? 2 मिनट का टाइम लेता है आउटपुट सप्लाई निकलने में। तो यहाँ पर इनपुट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए ना, कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम सप्लाई दे देते हैं, इनपुट सप्लाई देते हैं लाइन और न्यूट्रल, फिर भी PCB ऑन नहीं होता है, यानी कि इनडोर हमारा सिस्टम ऑन नहीं होता है न्यूट्रल और लाइन सप्लाई देने के बावजूद भी। तो हमें क्या चेक करना है? तो हमें ये सीधा ये PCA है ना, फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, इसी को निकाल करके हमें चेक करना है। ये अगर ख़राब होता है तो ये इंडोर आउटडोर दोनों ऑन नहीं होगा। इसलिए ध्यान रहे, कभी भी इनपुट सप्लाई जो हम दे देते हैं और इंडोर को ऑन करते हैं, ऑन नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि फ्यूज ख़राब है। फ्यूज को निकाल करके उसे रिप्लेसमेंट कर दीजिए। अब न्यूट्रल सप्लाई यहाँ पे देते हैं, यहाँ पर देते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर देखिए हाई वोल्टेज एरिया है। ये हाई वोल्टेज एरिया में न्यूट्रल और लाइन सप्लाई 220 का करंट देते हैं। तो ये यहाँ से ट्रांसफार्मर में जाता है और ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज एरिया है, देखिए यहाँ से ये पूरा ए लाइन सप्लाई है, ये हमारा ये हमारा लाइन सप्लाई है, ए वाला नीचे वाला लाइन सप्लाई है, ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई है, जो कि ट्रांसफार्मर को भी मिल गया यहाँ से। और लाइन सप्लाई यहाँ पर देखिए, ये न्यूट्रल सप्लाई ये ट्रांसफार्मर को मिला और ये लाइन सप्लाई ट्रांसफार्मर को मिला। यानी कि 220 का करंट हम न्यूट्रल और लाइन सप्लाई देते हैं, तो यहाँ से देखिए ना, आउटपुट यहाँ से ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। यही ट्रांसफार्मर हाई वोल्ट से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर रिले के पॉइंट है ना, ये लो वोल्टेज एरिया है, देखिए। तो यहाँ से 12 वोल्ट का करंट इसको मिल जाता है रिले को। यहाँ से देखिए ये बना हुआ ना ब्लैक कलर का लाइनिंग, तो वो लो वोल्टेज एरिया, इसको 12 वोल्ट का करंट मिलता है यहाँ से। अब कैसे मिलता है? यहाँ पर सेंसर लगे हुए हैं। ये रूम टेम्परेचर, ये हमारा कॉइल सेंसर है और ये रूम टेम्परेचर सेंसर है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेंसर किस तरह से काम करता है इसको भी समझ लीजिए। तो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज एरिया आप समझ गए यहाँ पर, और किस तरह से रिले को सप्लाई मिलता है 12 वोल्ट का DC। अब यहाँ पर अगर मानिए कि आप सब कुछ रेडी है आपका, आप सेंसर नहीं लगाते हैं, रूम टेम्परेचर सेंसर अगर नहीं लगाते हैं तो आउटपुट सप्लाई नहीं देगा। या तो कभी भी PCB आप रिपेयर कर रहे हैं और रूम टेम्परेचर सेंसर ये सफ़ेद वाले में नहीं लगाते हैं, अगर सेंसर नहीं लगाते हैं तो ये आउटपुट सप्लाई नहीं देगा, आप PCB को चेक नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी PCB चेक कर रहे हो तो यहाँ पर सेंसर लगाना बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पर सेंसर लगाते हैं। अब देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी करके मैं बता दूँ ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो, कन्फ्यूजन ना हो आपके लिए। तो यहाँ पर रूम टेम्परेचर सेंसर लगाते हैं। तो सेंसर जब क्या होता है कि आउटपुट सप्लाई 2 मिनट के बाद दे दिया, ये रिले आउटपुट सप्लाई दे दिया, कंप्रेसर चलने लगा, यानी कि रूम में कूलिंग होने लगा। अब जिस भी टेम्परेचर पर हम सेट करते हैं, जिस भी टेम्परेचर पर सेट करते हैं, मानिए कि 21 पे, 22 पे या फिर 16 पर, 18 पर, आप जिस टेम्परेचर पर रखते हैं ये सेंसर उस टेम्परेचर पर को सेंस कर लेता है। यानी कि आप 16 पे रखें, 18 पे रखे हैं, तो ये सेंसर अगर सेंस कर लिया कि हाँ 16 पर टेम्परेचर हमारा पहुंच गया है रूम का, तो ये यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर इसको सिग्नल देता है रिले को। ये अब छोटा छोटा प्रोसेस है, इतना ज़्यादा मैं आपको इतना डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। ये प्रोसेस करता है, उसके बाद ये सेंसर सप्लाई देता है यहाँ पर, यानी कि सिग्नल भेजता है रिले को। रिले क्या करता है, रिले का सप्लाई कट जाता है, 12 वोल्ट का डीसी करंट जब कट जाता है तो ये डीएक्टिवेट हो जाता है। जब इसको सप्लाई मिलता है तो ये रिले एक्टिवेट हो जाता है और कंप्रेसर चलने लगता है। लेकिन जब सप्लाई 12 वोल्ट का कट जाता है तो ये रिले हमारा डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी कि सप्लाई आउटपुट सप्लाई कट कर देता है और कंप्रेसर हमारा बंद हो जाता है। ये सेंसर जब सेंस करके सिग्नल भेजता है, ये पूरा प्रोसेस होता है इसका पीसीबी का। इस तरह से काम करता है। अब कुछ पॉइंट शायद मिस रह गए हों, यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जैक है ना, ये 2 जैक है, 2 में से एक यूज होता है। अगर 2 टन का है तो दोनों जैक यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एसी आप ऐसे देखे होंगे जिसमें 2 ऑटो स्विंग मोटर लगे होते हैं, कुछ एसी ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ऑटो स्विंग मोटर लगा होता है। तो कंपनी वाले ने यहाँ पर 2 ऑटो स्विंग मोटर का दिया है। अगर 2 है तो 2 लगाएं, 1 है तो 1 किसी में भी लगा सकते हैं। ये जो जैक है हमारा, ये हमारा जैक है डिस्प्ले का, जो मॉनिटर करता है, पूरे सिस्टम को मॉनिटर करता है, उसके लिए जैक होता है। इसमें उस जैक को लगाते हैं तब हमारा काम करता है। तो मुझे लगता है कि इस पीसी के बारे में जो मेन पॉइंट है, जो मेन स्पेयर पार्ट है, सारे मैं कवर कर चुका हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है इसके बारे में तो आप बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।